हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर इंडियन डेमोक्रेसी, चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्स। ये आपका जीएसईबी बोर्ड पॉलिटिकल साइंस बुक ग्रेड 12 से। हमें अपनी कंट्री पर गर्व है, इसलिए कि हमारी यहाँ पर एक पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और उसके बावजूद हम एक सफल लोकतांत्रिक देश हैं। इंडिया को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 में और इंडिपेंडेंस के टाइम से ही हमने जो है अपनाया डेमोक्रेटिक पैटर्न गवर्नमेंट का। इसको जो है इनकॉर्पोरेट किया गया है प्रीएम्बल में, जो हमारा संविधान है उसके अंदर। साथ ही साथ हमारी कंट्री को डिक्लेयर किया गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब क्योंकि हमारा बहुत लंबा रिलेशनशिप रहा वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, इसीलिए हमने क्या क्या अपनाया? फ्रीडम ऑफ पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और रूल ऑफ लॉ। क्योंकि ब्रिटेन के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहा, एक्सपीरियंस हमारा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का था, इसलिए हमने अपनी जॉब जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक पैटर्न जो है गवर्नमेंट का, उसको अपनाया। इंडिया की डेमोक्रेसी जो है उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। कुछ चैलेंजेस ऐसे थे जो इंडिपेंडेंस पे हमें हमारे साथ थे, वो चैलेंजेस जो हमें फेस करने पड़ते थे क्योंकि वो हमें विरासत में मिले थे। जो सबसे बड़ा चैलेंज था इंडियन डेमोक्रेसी के लिए वो था सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। कैसे एक जगह डेमोक्रेसी ग्रो कर सकती है जब वहाँ इतनी सारी असमानताएं हों। इसी तरह से इलिटरेसी, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि लोग पढ़े लिखे नहीं थे। क्षेत्रीय तौर पर असमानता थी, क्योंकि अगर क्षेत्रीय तौर पर असमानता है तो ये अलग अलग रीजन्स के बीच में जो असमानता होती है ये भी काफ़ी हानिकारक होती है डेमोक्रेसी और नेशनल यूनिटी के लिए। क्योंकि इस तरह की जो रीजनलिज्म की या जो एक भाषा के आधार पर जो क्षेत्र होते हैं उनके में काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। इसके अलावा कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, सेपरेटिज्म, पॉलिटिकल वायलेंस, नक्सलाइट मूवमेंट और टेररिज्म, ये भी जो है बहुत बड़े चैलेंजेस रहे इंडियन डेमोक्रेसी के। तो हमने अभी देखा कि जो मेन चैलेंजेस है सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी, इलिटरेसी, रीजनल इम्बैलेंस जो कि जन्म देता है रीजनलिज्म और लिंग्विस्टिक शोविनिज्म को। इसके अलावा कम्युनिज्म, कास्टिज्म, सेपरेटिज्म, पॉलिटिकल वायलेंस, नक्सलाइट मूवमेंट और टेररिज्म, ये सब के सब जो है मेजर चैलेंजेस थे इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन हमने तब भी कोशिश करी इन चैलेंजेस को डेमोक्रेटिक तरीके से सॉल्व करने की। कभी हम सफल हुए, कभी हम असफल हुए इन कोशिशों में। जो फ्रेमर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने जो है डेमोक्रेसी को इसलिए नहीं अपनाया कि वो एक हमारी ऐसा सोचते थे कि हमें ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि पीपल के पार्टिसिपेशन के सिद्धांत पर आधारित हो, बल्कि हासिल करने के लिए सिस्टम को अपनाया कि हम जो है जो प्रिंसिपल है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस का, उस सिद्धांत को हासिल कर सकें। क्योंकि जो डेमोक्रेसी होती है वो इंश्योर करती है कि सबको अधिकार है, समान अधिकार है, चाहे वो किसी भी कास्ट का, रेस का, जेंडर का या प्लेस ऑफ बर्थ का क्यों ना। नेक्स्ट है चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी। अब चैलेंजेस क्या क्या हैं? सबसे पहले सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी, ये हमारे यहाँ बहुत ही क्लियरली देखने को मिलती है इंडिया में। हमें पता है कि हमारा जो इंडियन समाज है वो कास्ट सिस्टम पर आधारित है और जो जड़ें हैं असमानता की वो कास्ट सिस्टम में ही है। सोशल इनइक्वालिटी के साथ साथ आर्थिक तौर पे फाइनेंशियल इनइक्वालिटी ये भी देखी जाती है बहुत बड़े स्केल में सोसाइटी के अंदर। अब जैसे कुछ मीन्स हैं जो प्रोडक्शन की, उनके ऊपर एक पर्टिकुलर ग्रुप की मोनोपोली चलती है। पॉवर्टी है, प्रॉब्लम्स जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सब जो है और प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। एक और डायमेंशन जो इनइक्वालिटी का है वो है रूरल और अर्बन सेक्टर के बीच में। तो सबसे पहले देखते हैं सोशल इनइक्वालिटी। इंडियन सोसाइटी जो है वो ट्रेडिशनली बेस्ड है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में अपर कास्ट जो है वो टॉप पर होती है सोशल सिस्टम के, जबकि लोअर कास्ट जो है वो बॉटम में होती है। अब शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसीज हैं, इनको हम बैकवर्ड मानते हैं। कास्ट के आधार पर जो प्रेजुडाइज धारणा बना लेते हैं लोग, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी या एजुकेशनल बैकवर्डनेस जो है, ये मेन रीजंस हैं इनकी बैकवर्डनेस। कास्ट सिस्टम इंडिया के अंदर बेसिकली डिफाइन किया जाता है उनकी काम करने के तरीके से, कौन सा काम वो करते हैं, उससे पहचान होती है। जैसे जैसे समय बीतता गया चेंजेस इस बिलीफ में भी देखने को मिलते हैं। आज की डेट में जो रिलेशनशिप है कास्ट और ऑक्यूपेशन की, पर हम उसको जो है नकार नहीं सकते। सबसे पहले देखते हैं शेड्यूल्ड कास्ट। इंडिया में एक इंसान जो है उसकी कास्ट यानी जाति के नाम से पहचाना जाता है। जो मेंबर्स है शेड्यूल्ड कास्ट के वो लोएस्ट रैंक पर हैं अगर सोशल स्टेटस की टर्म्स में बात करी जाए।
और इनमें भी जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग कास्ट है उसके अंदर। ये कम्युनिटीज जो हैं इनको कोई भी स्टेटस नहीं मिल दिया गया है। अगर हमारा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन जो क्लास सिस्टम का है, कास्ट सिस्टम का, उसमें देखें तो इन कम्युनिटीज को कोई भी स्टेटस नहीं दिया गया है। इसी की वजह से ये लोग जो हैं अवर्णा या पंचम वर्ण इनको कहा जाता है, क्योंकि एक बहुत ही अमानवीय बिहेवियर जो है इस बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी के साथ किया जाता है। इसी वजह से इनकी कंडीशंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक कहना चाहिए दयनीय है। शेड्यूल कास्ट के लोगों को अलाउ नहीं है कि वो जो है टाउन लिमिट्स के अंदर रहें, उनको हमेशा टाउन लिमिट्स के बाहर ही रहना है। आज भी उनमें से बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो टाउन के बाहर रहती हैं, उनको पब्लिक वेल यूज़ करना अलाउड नहीं है, पॉन्ड्स या पब्लिक प्लेसेस जो है वो यूज़ करना अलाउड नहीं है, उनको रिलीजियस प्लेसेस में एंट्री अलाउड नहीं है, और साथ ही साथ जो सामाजिक ज़िंदगी होती है उसमें भी उनकी हिस्सेदारी अलाउड नहीं है कि वो जो है उसमें हिस्सा लें। बहुत ही डेप्रीवेशन वाली जो लाइफ होती है, मतलब एक बहुत ही आपका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आप बहुत ही लो कैडर वाली जो ज़िंदगी जी रहे हो और अलग अलग तरीके के आपकी जो ज़िंदगी है वो दयनीय हो रही है, ये उस तरह की ज़िंदगी को जीती है। इनको सिविल इक्वालिटी तो मिली, लेकिन सिर्फ इंडिपेंडेंस के बाद, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान के कारण। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनको इंक्लूड किया गया है शेड्यूल कास्ट के तौर पर, और ऐसे प्रावधान किए गए हैं ताकि इनको न्याय मिल सके। तो शेड्यूल कास्ट जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी है। दूसरा है शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब जनरली रिफर्स करते हैं हम आदिवासी लोगों को। ये उन इलाकों में रहते हैं जो कि प्लेन्स के एरिया से बहुत दूर होते हैं, जंगलों में रहेंगे, इंटीरियर इलाकों में रहेंगे या फिर पहाड़ी इलाकों में। पूरी तरह से ये एक अकेला रहना पसंद करते हैं जो बाकी समाज है उससे। ब्रिटिश रूल के टाइम में इनको जो है सबसे पहले इनकी जो एक जहाँ पे ये रहते थे वहाँ से इनको हटाया गया और इनको जो है पहली बार एक स्पेशल पहचान दी गई। जो कम्युनिटीज़ हैं वो अलग अलग पार्ट में रहती हैं इंडिया की। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो आपको देखने को मिलेगी वो है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, राजस्थान, गुजरात और हिली एरियाज में अंडमान और निकोबार। इनकी जो ट्रेडिशनल वे है जीने का, जिंदगी को, उसको डिस्टर्ब कर दिया जाता है। माइंस वहाँ पे खदानें आ गई, डैम्स बनने लग गए, या जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके कारण, औद्योगिकरण। मेन सोर्सेज जो इनके लाइवलीहुड के हैं वो है फॉरेस्ट से रिलेटेड जो उनकी उत्पादन होता है, एग्रीकल्चर लैंड, और सारी चीज़ें जो है इनसे छीन ली गई। तो अब समस्या जो है यहाँ पर सबसे बड़ी ये खड़ी हुई कि इनकी जो एक अपनी अलग पहचान है, सोशल सिस्टम है, इनका वैल्यूज़ है, ट्रेडिशनल कल्चर है, उनकी पूरी तरह से बिल्कुल डिफरेंस है एक नॉर्मल सोशल लाइफ से। अब उनको मेन स्ट्रीम में लाना इंडिया के लिए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रावधान किए गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ क्या करी गई रिमूवल ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज़ की। जितने भी नागरिक हैं इंडिया के, उनको एक फंडामेंटल राइट दी गई है कि और सारे के सारे नागरिक जो है कानून के सामने बराबर हैं और सब जो है एंटाइटल्ड हैं कि सबको बराबर लीगल प्रोटेक्शन दिया जाए। ये क्लासिफाई किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि स्टेट जो है वो कभी भी भेदभाव नहीं करेगा सिटीजन्स के बीच में, उनकी कास्ट, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या किसी भी और आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन की प्रैक्टिस नहीं करी जाएगी। अगर वेल का वाटर यूज़ करना है, रोड या लेक है, उन किसी के लिए भी ऐसा कोई भेदभाव नहीं होगा। जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस थी वो असंवैधानिक मान ली गई, घोषणा कर दी गई, और साथ ही साथ लॉ के अंडर वो एक पनिशेबल एक्ट हो गया। कहने को कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है इस डायरेक्शन में। आज भी बहुत सारे पार्ट्स में कंट्री के अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करी जाती है। यहाँ तक कि जो मेंबर्स हैं शेड्यूल कास्ट के, उनको जो है अभी भी अपनी जीविका के लिए मेहनत करनी पड़ रही। एक बहुत ही बड़ा प्रोपोर्शन जो शेड्यूल कास्ट का है वो एग्रीकल्चरल लेबरर्स का है, जिनके पास खुद की ज़मीनें नहीं है। उनके पास बहुत ही कम कंट्रोल है जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जैसे लैंड है, वाटर है, फॉरेस्ट है, इनके ऊपर कोई इनका अधिकार ही नहीं है। हमने जो है कानून बनाए हैं ओनरशिप के लिए लैंड की, लेकिन डिज़ायर्ड रिजल्ट जो होना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। आज भी बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार किया जाता है इन कम्युनिटीज़ के साथ। अब जैसे
अत्याचार की, हिंसा की घटनाएं जो हैं मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट के साथ, वो आपको डेली न्यूज़पेपर में और बाकी मीडिया में मिलती रहती है। रीज़न क्या है? ये जो एक जागरूकता बढ़ रही है मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी के अपने अधिकारों को लेकर, उसके कारण भी जो है इनके साथ बिहेवियर खराब होता है। शेड्यूल कास्ट जो है उनके पास अपने अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मौके हैं डिसाइड करने के कि वो अपनी किस्मत जो है वो कैसे चाहते हैं, और बाकी बिना किसी और के सपोर्ट के वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन जो एक ट्रेडिशनल तौर पर धारणाएं बनी हुई है, सोच बनी हुई है, उनका जो डेवलपमेंट है वो हमेशा रह जाता है। इसीलिए वो लोग जो है लगातार अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि अगर स्टेट जो है वो स्पेशल प्रोविज़न करे वीकर सेक्शन के लिए, जैसे कि शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, और सोशली जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, तो उनको जो है ये नहीं माना जा सकता कि ये वायलेशन ऑफ राइट्स है ऑफ इक्वालिटी, या हम क्या कहते हैं उनके लिए खास प्रोविज़न कर रहे हैं तो हम वायलेशन कर रहे हैं। रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड किया गया है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबली में, या जो इंस्टीट्यूट है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वहाँ रिजर्वेशन जो है विमेन के लिए भी है। अब गुजरात में ये रिजर्वेशन जो है वो बढ़ाकर 50% हो गया है 2015 से, लेकिन रिजर्वेशन जो है ये उनको दिया जाता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स में, क्योंकि जो रेट ऑफ लिटरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है इस कम्युनिटी के अंदर। तो हमें जो है कुछ उन लोगों को ढूंढना पड़ता है इन सेक्शंस के लिए जो अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स में काम कर सकें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वो भी जो है ये बताता है कि स्टेट जो है वो स्पेशल स्टेप्स उठाएं ताकि जो सोशल इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का, उसको जो है और बढ़ा सकें, उसको और एडवांस कर सकें। अलग अलग पॉलिसीज, स्कीम्स, प्रोग्राम्स ये सब फॉर्मुलेट किए जाते हैं, लागू किए जाते हैं, ताकि जो ये कम्युनिटी है इनका वेलफेयर हो सके और ये जो है आगे बढ़ सकें। कुछ चेंजेस जो हैं वो आए हैं कंडीशंस में शेड्यूल कास्ट के, कुछ को जो है मौके भी दिए गए हैं कि वो समाज में, कल्चरल और पॉलिटिकल स्फीयर में अपने आप को ऊपर उठा सकें। जो बेनिफिट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के, उनके पास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जो बिल्कुल ही हाशिए पर रहते हैं सोसाइटी के। बहुत ही कम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं उनको फ़ायदा मिला है रिजर्वेशन पॉलिसी से, और उन्होंने अपनी वो पोजीशन हासिल करी है सोसाइटी में, क्योंकि एक सोशल और इकोनॉमिक चेंज जो है उनके अंदर देखने को मिलता है। लिटरेसी में भी देखा जाए तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं वो अभी भी बहुत पीछे हैं बाकी और कास्ट के मुकाबले। जो रेट ऑफ एनरोलमेंट है स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स का शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की, वो बहुत कम है बजाय अदर कैटेगरीज की। यहाँ तक कि ड्रॉप आउट रेट भी बहुत ज़्यादा है इनके बीच में। गर्ल्स खासतौर से जो शेड्यूल कास्ट सेक्शंस की हैं वो स्कूल्स जो हैं कई कारणों से छोड़ देती हैं। तो जो सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है इस कम्युनिटी के अंदर, ये बहुत बड़ा चैलेंज है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। कोशिशें करी जा रही है कि इस तरह की बैकवर्डनेस को, इनइक्वालिटी को रिमूव किया जाए, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाई है। अभी बहुत कुछ इस डायरेक्शन में करना बाकी है। इसके बाद नेक्स्ट है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ये करते हैं अगले वीडियो में।